नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सभी का दर्पण सिविल सर्विसेज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इकोनॉमी की इस लेक्चर सीरीज में जिसमें हम इंडियन इकोनॉमी का फर्स्ट यूनिट का जो थर्ड टॉपिक है, जिसमें आपका क्या दिया हुआ है, मुद्रा बाजार, मौद्रिक नीति, वित्तीय बाजार, ये सब दिया हुआ है, ठीक है, उसको पढ़ रहे हैं। जिसमें कल के वीडियो में हमने क्या समझा था, विमुद्रीकरण क्या होता है, विमुद्रीकरण का इतिहास क्या है, उसके क्या लाभ हैं, उसके क्या नुकसान हैं। आज के वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, कैशलेस अर्थव्यवस्था। विमुद्रीकरण के लाभों में एक लाभ हमने क्या देखा था कि हमारी अर्थव्यवस्था का क्या हो रहा है, डिजिटलाइजेशन हो रहा है। हमारी अर्थव्यवस्था एक नगद लेन देन के व्यापार व्यवहार से कैशलेस ट्रांजैक्शन की ओर बढ़ रही है। तो कैशलेस अर्थव्यवस्था क्या होती है, इस कॉन्सेप्ट को आज हम समझेंगे। तो सबसे पहले इसको परिभाषा के रूप में देखते हैं। तो आर्थिक व्यवस्था का वह स्वरूप जिसमें धन का अधिकांश लेन देन चेक, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, मोबाइल, यूपीआई आदि भिन्न डिजिटल माध्यम से किया जाता है, कैशलेस अर्थव्यवस्था कहलाती है। इसमें क्या होता है, जो आपका नकदी होता है, नगद लेन देन होता है। नगद लेन देन हम दो रूपों में करते हैं, या तो कागजी मुद्रा में करेंगे या धातु की मुद्रा में करेंगे, ठीक है। कागजी मुद्रा जो आपके नोट होते हैं, धातु की मुद्रा जो आपके सिक्के होते हैं। तो इनका क्या है, व्यापार व्यवहार कम होता जाता है, ये चलन से बाहर होते जाते हैं, या इनका एक तरीके से क्या होता है, वैल्यू कम होता जाता है, ठीक है। और कैशलेस ट्रांजैक्शन में क्या होती है, नगद लेन देन विहीन ट्रांजैक्शन में क्या होती जाती है, आपकी वृद्धि होती जाती है, ठीक है। वही क्या कहलाता है, आपका कैशलेस अर्थव्यवस्था कहलाती है। अगर हम वर्तमान स्थिति की बात करें कैशलेस ट्रांजैक्शंस की, तो वित्त विभाग के अनुसार 5.90 करोड़ कस्टमर्स ऑन बोर्ड डिजिटल पेमेंट मोड्स का क्या कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, जबकि 9.74 लाख न्यू क्यूआर कोड्स, 1.06 लाख न्यू पीओएस, 48,000 लोग क्या है भीम आधार पेमेंट का प्रयोग कर रहे हैं। देखो यहाँ पर सिंपल सा डेटा, इसका मतलब इतना है, सिंपल से इस चीज़ को ध्यान रखो कि हम यहाँ पे ये बता रहे हैं कि कैशलेस ट्रांजैक्शन में किस चीज़ का कितना योगदान है। जैसे यहाँ पे लगभग 5 करोड़ कस्टमर किस चीज़ का प्रयोग कर रहे हैं, ऑन बोर्ड डिजिटल पेमेंट मोड्स का। ऑन बोर्ड डिजिटल पेमेंट्स मोड्स क्या होते हैं, जो सुविधाएं हमको बैंक से मिल रही हैं, जैसे चेक की, डीडी की, डिमांड ड्राफ्ट होता है, डेबिट कार्ड होता है, क्रेडिट कार्ड होता है, इनकी सुविधाएं। इसके अलावा लगभग 10 लाख के करीब क्या हो रहे हैं, न्यू क्यूआर कोड्स जो आप स्कैन करके पेमेंट करते हैं। इसके अलावा लगभग 1 लाख न्यू पीओएस का होता है पॉइंट ऑफ सेल, जो आपका क्या होता है, स्वाइप मशीन्स होती हैं, उनको पीओएस बोला जाता है, पॉइंट ऑफ सेल्स, है ना। इसके अलावा लगभग 48,000 लोग क्या कर रहे हैं, भीम आधार का प्रयोग करके पेमेंट को कर रहे हैं, कैशलेस ट्रांजैक्शन का प्रयोग किया जा रहा है। ये आपका क्या हो गया, एक डेटा हो गया जिसमें हमने वर्तमान स्थिति को बताने का प्रयास किया। इस वर्तमान स्थिति में आप डेटा थोड़ा सा अपडेट कर लीजिएगा। अभी जो 5 से 6 दिन पहले डेटा रिलीज किया गया था सरकार के द्वारा कैशलेस ट्रांजैक्शन के बारे में, ठीक है, यूपीआई ट्रांजैक्शन के बारे में, ठीक है, जिसमें उन्होंने 100 बिलियन का डेटा बताया था कि 100 बिलियन अमाउंट का डेटा क्या हो चुका है, ट्रांजैक्ट हो चुका है। डेटा नहीं, अमाउंट है ना, पैसा, इतना ट्रांजैक्शन हुआ है। तो उस चीज को आप यहां पे ऐड कर लेंगे। अब देखते हैं कि कैशलेस ट्रांजैक्शन के लाभ क्या होते हैं। तो कैशलेस ट्रांजैक्शनों के लाभों में जो पहला लाभ है वो क्या है, टैक्स चोरी पर रोक लगती है। देखो ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है कैशलेस ट्रांजैक्शन। अगर आप कैशलेस ट्रांजैक्शन करते हैं तो कैशलेस ट्रांजैक्शन के किसी भी माध्यम से किया गया ट्रांजैक्शन हर समय सरकार की निगरानी में रहता है, या सरकार उसका जब भी क्या करना चाहेगी, एनालिसिस करना चाहेगी, तो उसके पास डेटा उपलब्ध रहेगा। चाहे वो आप यूपीआई से करें, चाहे आप पॉइंट ऑफ सेल से करें, चाहे आप चेक, डिमांड ड्राफ्ट, डीडी आदि के माध्यम से करें, सभी डेटा क्या रहेगा, सरकार के पास सुरक्षित रहेगा। इससे क्या होगा, टैक्स की चोरी अपने आप क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। तो ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक कैशलेस लेन देन के प्रमाण डेटाबेस में अंकित हो जाते हैं, जिससे किसी व्यक्ति की वास्तविक आय क्या है, आंकड़े क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप भी कोशिश कीजिए कि कैशलेस ट्रांजेक्शन ज्यादा से ज्यादा हो। इससे क्या होगा, सरकार के पास टैक्स ज्यादा पहुंचेगा। टैक्स ज्यादा पहुंचेगा तो समाज कल्याण, लोक कल्याण की लोक कल्याण का स्तर में क्या होगी, वृद्धि होगी। दूसरा आता है काले धन पर रोक लगती है। अगर टैक्स चोरी रुक गई तो सीधी सी बात है, काले धन का जो वो है संग्रहण है, वो अपने आप रुक जाएगा। तो कैशलेस समाज एक मुख्य लाभ, कैशलेस समाज का एक मुख्य लाभ यह है कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के जरिए किए गए आर्थिक लेन देन ब्लैक मनी के बाजार को क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। अगर आपके द्वारा किया गया ट्रांजैक्शन, आपके द्वारा किया गया लेन देन सरकार की नजरों में हर समय है,
उस पर आप टैक्स दे रहे हैं, तो काला धन तो बन ही नहीं पाएगा कभी भी। ठीक है, तो उस पर कमी आती है। और नगद आधारित अर्थव्यवस्था में ब्लैक मनी इकट्ठा करना, नशीली दवाओं की तस्करी करना, मानव तस्करी, आतंकवाद, जबरन वसूली जैसे आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देना आसान बन जाता है, जबकि कैशलेस अर्थव्यवस्था में ये सब चीज़ें संभव नहीं हैं। तो अगर आप जितना ज़्यादा कैशलेस करेंगे, कैशलेस बढ़ते जाएंगे, उतने ही ज़्यादा काले धन की मात्रा में कमी आएगी, टैक्स चोरी में रुकावट आएगी। ठीक है, और आपके यहाँ पे जो आपराधिक प्रवृत्तियां प्रचलित हैं उनमें रुकावट आएगी। इन आपराधिक प्रवृत्तियों में क्या है आपका? नशीली दवाओं की तस्करी, मानव तस्करी, आतंकवाद, नक्सलवाद, जबरन वसूली, भाईगिरी जो चलती है अपने यहाँ पे। ठीक है, तो इन सभी समस्याओं में रोक लग जाएगी। हमारे कई प्रदेश ऐसे हैं जो आतंकवाद, नक्सलवाद, नक्सली दवाओं से नशीली दवाओं से क्या है, दुष्प्रभावित हैं। अगला आता है आपका बैंकिंग सेवाओं तक व्यापक पहुंच। बैंकिंग सेवाओं तक व्यापक पहुंच कैसे होगी? तो बैंकिंग सेवाओं की सार्वभौमिक उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए यह क्या है, अत्यंत आवश्यक होता है। क्या होता है? अत्यंत आवश्यक होता है। ठीक है, इसके अलावा क्या है, आप खुद नोटिस करेंगे कि 2017-18 के बाद से, जब से यूपीआई ट्रांजैक्शन, 16 के बाद से मान सकते हैं, 16 के बाद से जब से यूपीआई ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ा है। ठीक है, यूपीआई ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ा है, एक तरीके का बूम आ गया उस सेक्टर में, तब से हमारे देश में हर गरीब क्या है, एक तरीके से बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ गया है। आज की तारीख में अगर आप मार्केट में निकलें तो हर ठेले वाले, गुमठी वाले के पास, कोई अगर छोटी सी भी किसी भी रेहड़ी की दुकान खोल के बैठा हुआ है तो उसके पास भी यूपीआई ट्रांजैक्शन के लिए स्कैनर होता है। ठीक है, क्यूआर कोड होता है उसका अपना, उसको आप स्कैन करके वहीं पे 2 रुपये, 4 रुपये, 50 रुपये जितने भी खरीदारी करते हैं उतना पेमेंट कर देते हैं। इससे क्या हुआ, हमारा गरीब वर्ग, हमारी जो औपचारिक व्यवस्था है, हमारी जो मुद्रा बाजार है, वित्त बाजार है, उससे वो जुड़ा। ठीक है, फिर आता है अगला, लाभ की लागत में कमी आती है। तो किस चीज़ की लागत में कमी आएगी, इसको समझते हैं। तो ट्रांजैक्शन मूल्य के साथ साथ ट्रांसपोर्ट खर्चे में भी कमी आती है। अब अगर आपको किसी को पैसा ट्रांसफर करना है तो ऐसा नहीं है कि आपको बैंक जाना पड़ेगा, बैंक में आप ट्रांजैक्शन के लिए जाएंगे, आपका यूपीआई ट्रांजैक्शन हो जाता है, यहीं से दे दीजिए। नगद लेन देन के लिए क्या है, आप यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह जाइए, सामने वाले को कैश दीजिए, बड़ी समस्या का काम है। आपका क्या हो जाएगा, यहीं पे यूपीआई ट्रांजैक्शन हो जाएगा, घर बैठे पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं आप ऑनलाइन माध्यम से। कैश लेन देन बढ़ेगा तो रिजर्व बैंक को कम नोट छापने होंगे, जिससे नोटों की छपाई पर पड़ने वाला भारी लागत आपको यहाँ पे कमी आएगी। ठीक है, तो कैशलेस ट्रांजैक्शन जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, बाजार में नगद लेन देन के जो माध्यम है, नगद लेन देन का माध्यम क्या है, आपका पेपर मुद्रा और दूसरा क्या है आपका धातु मुद्रा, तो इनकी छपाई क्या होती जाएगी, धीरे धीरे कम होती जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारा कैशलेस ट्रांजैक्शन बढ़ गया तो हमको इनकी आवश्यकता नहीं है। साथ ही एटीएम को सुचारू रूप से चालू रखने के में बैंकों का होने वाला खर्चा भी क्या होता है, कम होता है। अब जैसे ही कैशलेस ट्रांजैक्शन बढ़ेगा, जैसे ही कैशलेस ट्रांजैक्शन बढ़ेगा, वैसे वैसे एटीएम आदि को चालू रखने की समस्या भी हमारी क्या होती जाएगी, समाधान होता जाएगा उसका। एटीएम किस चीज का माध्यम है, नगद लेन देन का माध्यम है। आप एटीएम में जाते हैं, कैश निकालते हैं, उस कैश को बाजार में खर्च करते हैं, ये चलता रहता है। ठीक है, पर यहाँ पे क्या होता है, कैशलेस ट्रांजैक्शन जैसे ही बढ़ेगा तो आपको एटीएमों की आवश्यकता कम हो जाएगी, तो सरकार का या बैंकों का वहाँ पे खर्चा अनावश्यक बचेगा। इसके अलावा क्या लाभ होता है, तो जनहितकारी योजनाओं की दक्षता में वृद्धि होती है। लोक कल्याणकारी, जनहितकारी जो योजनाएं चल रही हैं उनमें भी वृद्धि होती है, मतलब जनता के कल्याण हेतु चलाए जा रहे कार्यक्रमों की दक्षता बढ़ेगी, क्योंकि पैसे बिचौलियों के हाथ में जाने के बजाय इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से सीधे लोगों के बैंक अकाउंट में पहुंचेंगे। सिंपल सी बात है कि अगर सभी व्यक्तियों का बैंक खाता खुल गया है, अगर उनके बैंक खातों में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के माध्यम से डीबीटी, जिसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर बोलते हैं, उसके माध्यम से धन हस्तांतरण हो रहा है, धन का हस्तांतरण हो रहा है, ट्रांसफर किया जा रहा है, तो बीच में जो पैसा गायब होता था, राजीव जी बोलते थे, राजीव जी पूर्व प्रधानमंत्री जी बोलते थे कि अगर हम 100 रुपया भेजते हैं यहाँ से या 1 रुपया भेजते हैं तो उस 1 रुपये को ही क्या बोल सकते हैं आप, 100 पैसे बोल सकते हैं। उस 100 पैसे में से मुश्किल से आधा ही पहुंच पाता है, 80 पैसा पहुंच पाता है, 80 पैसा बीच में क्या होता है, गायब हो जाता है। सब अपना अपना वहां पे क्या लेते हैं, कट लेते हैं, सबका अपना अपना क्या होता है, हिस्सा होता है। असल में उस पे जिसका हिस्सा था पूरा, उसको नहीं मिलता। असल में हिस्सा किसका था उसमें, लाभार्थी का, नागरिक का, उसको लाभ नहीं मिलता। बाकी सब नेता नताड़ी जितने अधिकारी वर्ग होते हैं सब अपना अपना क्या लेते हैं, उसमें कट लेते हैं।
तो अगर ट्रांजैक्शन होगा ऑनलाइन तरीके से, नगद लेन देन को यहाँ समाप्त कर देंगे, तो सबका अपना कट यहाँ पे क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा और लाभार्थी को उचित लाभ मिल पाएगा। ठीक है, जैसे क्या हुआ, आपके कई सारी योजनाओं में इस चीज को क्या किया गया, प्रभावी तरीके से लागू किया गया है, जिसमें आपका चाहे आपके किसानों को मानदेय जो दिया जाता है 6,000 रुपए का किसान सम्मान निधि के रूप में, चाहे वो हो, चाहे आपका विधवा पेंशन योजनाओं के तहत पैसा दिया जा रहा है, अन्य पेंशन योजनाओं के तहत जो पैसा दिया जा रहा है, उन सभी चीज़ों में इस चीज़ का प्रभाव आप देख सकते हैं कि कैसे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के माध्यम से व्यवस्थाओं में सुधार हुआ है। पर ये जो व्यवस्था हमने पढ़ी, कैशलेस ट्रांजैक्शन की व्यवस्था पढ़ी, जिसमें के हमने लाभ देखे, इसमें कई सारी समस्याएं भी विद्यमान हैं, कई सारी चुनौतियां हैं इसके सामने। पहला आता है आपका, अधिकांश जनसंख्या बैंकिंग नेट के बाहर है। तो 2019-20 की आर्थिक समीक्षा के अनुसार बचत कार्यों के संबंध में पूरे देश में बैंकिंग गतिविधियों को मात्र 46% लोगों की पहुंच है। मतलब हमारे देश में अधिकांश लोग क्या कर रहे हैं, बचत कार्यों को प्रोत्साहित नहीं हो रहे हैं। दूसरा, जनधन योजना लागू होने के पश्चात बड़ी संख्या में लोग बैंक अकाउंट तो खुल गए हैं, लेकिन अधिकांश खातों में कोई लेन देन ही नहीं होता है। मतलब अकाउंट इनएक्टिव हैं, अकाउंट क्या हो गए हैं, सुषुप्त हो गए हैं, कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है उनमें। ठीक है, फिर है असंगठित क्षेत्र का प्रभाव। अगला कारण क्या बनता है, अगला चुनौती क्या आता है, संगठित क्षेत्र का प्रभाव है। हमारा जो अनौपचारिक बाजार है, तो देश की एक बड़ी आबादी लगभग 94% असंगठित क्षेत्र में कार्य करने को क्या है, अभिशप्त है। यहाँ होने वाला अधिकांश लेन देन नकदी में ही किया जाता है। आपके दैनिक वेतनभोगी जो कर्मचारी होते हैं, वो दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी का जो ट्रांजैक्शन होता है वो सिर्फ किस माध्यम में होता है, आपके अनौपचारिक तरीके से होता है। ठीक है, एक तरीके से नकदी लेन देन में होता है। ठीक है, अगली जो बहुत बड़ी समस्या आपकी वो क्या है, साइबर सिक्योरिटी का मुद्दा है। साइबर सिक्योरिटी के मुद्दे में क्या आता है कि 2020 में 30 लाख से अधिक डेबिट कार्डों का विवरण क्या हुआ, चोरी हो गया। यह हमारी कमजोर साइबर सुरक्षा क्या है, प्रदर्शित करता है। आज देशों के बीच साइबर युद्ध चल रहे हैं। भारत में साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। आज अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, जर्मनी, इन ये जैसे देश जो हैं, विकसित देश जो हैं, एक तरीके से वो किस चीज़ की ओर बढ़ रहे हैं, साइबर युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं। अपने साइबर एटमॉस्फेयर को क्या कर रहे हैं, सुरक्षित कर रहे हैं, दूसरे देशों पर साइबर हमले कर रहे हैं। पर इन सभी चीज़ों के बीच भारत में साइबर सुरक्षा संबंधी जो बुनियादी आवश्यकताएं होती हैं, उन्हीं चीज़ का क्या है, अभाव है। ऐसे में यदि भारत की अगर संपूर्ण अर्थव्यवस्था कैशलेस हो जाती इन परिस्थितियों के बीच, तो बहुत बड़ा एक सुरक्षा कंसर्न खड़ा हो जाएगा। इसके अलावा जो अगला मुद्दा है वो है आपका नेट कनेक्टिविटी और इंटरनेट की लागत के संबंध में। आप भी एक बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि हमारे देश में देखो 2016 के बाद, जैसा कि हमने पिछले उसमें डिस्कस किया था वीडियो लेक्चर में, कि 2016 के बाद हमारे देश में एक क्या ही संचार क्रांति आई। जब 2016 में जियो मार्केट में आया तो उससे एक संचार क्रांति आई। हमारे देश में जो इंटरनेट की सुविधाएं थी उसमें बढ़ोतरी हुई, औसत इंटरनेट प्रयोग में बढ़ोतरी हुई, प्रति व्यक्ति औसत इंटरनेट प्रयोग में बढ़ोतरी हुई। पर इसके बावजूद ये इंटरनेट का प्रयोग शहरी क्षेत्रों तक सीमित रह गया। ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसमें बढ़ोतरी हुई, पर ग्रामीण क्षेत्रों की जनसंख्या के अनुपात में जितनी अपेक्षित वृद्धि होनी चाहिए थी उतनी वृद्धि नहीं हुई। ठीक है, और यहाँ पे जितने लोगों के पास पहुंच भी गया, उनके साथ समस्या अब क्या जा रही है, कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम जाती है, स्पीड की प्रॉब्लम जाती है। तो ऐसी स्थिति में अगर हमारा पूरा व्यापार क्या हो जाता है, कैशलेस हो जाता है, अर्थव्यवस्था हमारी पूरी कैशलेस हो जाती है, तो इस बात की गारंटी कौन देगा कि टाइमली ट्रांजैक्शन हो पाएगा, परफेक्टली ट्रांजैक्शन हो पाएगा। ठीक है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट के कनेक्शन की अनुपलब्धता, विफलता भारत में क्या है, आम बात है। इसके अलावा भारत में इंटरनेट की लागत भी काफ़ी अधिक है। कार्ड पर शुल्क, ऑनलाइन लेन देन वे अतिरिक्त शुल्क हैं जो विक्रेताओं द्वारा लगाए जाते हैं। लोगों में कंप्यूटर साक्षरता कम है। इसके अलावा लेन देन के लिए इलेक्ट्रॉनिक पद्धति का भी उपयोग करने के लिए आशंकित हैं। लोगों को डर है कि उनके द्वारा किया जा रहा है ट्रांजैक्शन सही तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कहीं उसमें कोई खामी तो नहीं उभर कर आएगी। इस चीज़ का आप समाधान कैसे करेंगे? तो ये क्या हुआ, आपका चुनौतियां हैं, समस्याएं हैं। अब देखते हैं इसको बढ़ाने के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है। तो केंद्र सरकार ने रणनीतिक रूप से कैशलेस ट्रांजैक्शन के लिए डिजिटल भुगतान और लेन देन को बढ़ावा देने हेतु समय समय पर कई बड़ी पहलें उठाई हैं, कई बड़े काम किए हैं।
इस दिशा में सरकार ने वित्तीय समावेशन के लिए जनधन खातों को खोलना, आधार को कानूनी मान्यता देना, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण का क्रियान्वयन करना, रुपे कार्ड जारी करना, ये सब काम किए हैं। क्या क्या हो गया आपका? जनधन योजना लेके आ गए, आधार कार्ड को उनने कानूनी मान्यता दे दी, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण कर दिया, हस्तांतरण क्रियान्वयन किया और रुपे कार्ड उनने जारी किया। ठीक है। इसके अलावा 500 और 1000 रुपए की नोटबंदी के माध्यम से उनने कैशलेस ट्रांजैक्शन की ओर बढ़े थे। ठीक है। इसमें नोटबंदी विमुद्रीकरण में क्या समय हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। इसके अलावा रुपे कार्डों, ई वॉलेट, यूपीआई, यूएसएसडी, पीओएस में लेन देन किया, लेकिन इसमें तेजी लाने के लिए अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है। ठीक है। इसके अलावा क्या हुआ? ग्रामीण इलाकों में डिजिटल भुगतान के ढांचे को विस्तारित करने के लिए नाबार्ड के जरिए 10,000 से कम आबादी वाले गांवों को प्रत्येक में 2 पीओएस लगा करके बैंकों को वित्तीय सहायता दी जा रही है। मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में भी कुछ ना कुछ काम किया गया। इसके अलावा क्या किया जा रहा है? तो सरकार ने डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए भीम ऐप, आधार समर्थित भुगतान प्रणाली, आधार से द्वारा जुड़ी हुई डीबीटी, आपका ऑनलाइन पेमेंट उपकरणों, सीमा शुल्क आदि क्या करे कटौती की, 2 लाख से अधिक रुपए की नकदी लेन देन पर रोक और कैशलेस कारोबार करने वाले लोगों के लिए कई तरह की रियायतें प्रदान की हैं। तो इस प्रकार से सरकार क्या कर रही है? कैशलेस ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयासरत है। तो हमारे देश में कैशलेस ट्रांजैक्शन बहुत बढ़ा है, लेकिन अगर इसको बाकी में बड़े स्तर पर बात करें, जैसे हमने ऊपर एक पॉइंट डिस्कस किया था लाभ में कि नगद लेन देन कम होता जाएगा जैसे जैसे आपका कैशलेस ट्रांजैक्शन बढ़ेगा, पर हमारे देश में स्थिति क्या हो गई है? उल्टा हो गई है। अगर ग्राउंड लेवल की बात करें तो हमारे देश में कैशलेस ट्रांजैक्शन बहुत बढ़ा है, ये एकदम सच्चाई है। पर उसकी तुलना में उसकी अपेक्षा में नगद लेन देन में जितनी कमी आनी चाहिए थी वो कमी नहीं आई है। उसके बजाय नगद लेन देन भी उसी स्पीड से बढ़ा है। नोटबंदी के पहले लगभग 15.5 लाख करोड़ रुपए की मुद्रा हमारे बाजार में प्रचलन में थी। आज की तारीख में बात करें तो लगभग 17 से 18 लाख करोड़ रुपए की मुद्रा हमारे बाजार में प्रचलन में है। और कैशलेस ट्रांजैक्शन अगर नोटबंदी के पहले बात करें तो लगभग नगण्य था, जो अब 100 बिलियन रुपीस का क्या हो चुका है, अमाउंट के आधार पर बात करें तो ट्रांजैक्शन हो रहा है महीने भर में। तो हमारे यहाँ कैशलेस ट्रांजैक्शन भी बढ़ा है और नगद ट्रांजैक्शन में भी बढ़ा है, मतलब हमारा बाजार काफी तेजी से वृद्धि कर रहा है। तो ये क्या था? पूरा आपका आज का वीडियो था जिसमें हमने पूरा कैशलेस अर्थव्यवस्था क्या होती है इस चीज़ के बारे में डिस्कस किया। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।